हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों और क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लाजवाब जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट आ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सेशन मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री के कराऊंगा, भारतीय इतिहास के, जो कि आपके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली का एक छोटा सा गिफ्ट है भाई। तो रैपिड फायर करेंगे हम लोग, प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई आप सभी लोग। ठीक है, सेशन को शेयर कर देंगे और हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि हम लोग जो अपना सेशन कर रहे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा और बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये इतिहास के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि हर पेपर में लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इतिहास मैंने आपको पढ़ाया भी है बढ़िया तरीके से, तो एक जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दिवाली में आपको मैं टोटल 3 या 4 क्लासेस इतिहास की दूंगा, तो बिल्कुल आपके लिए क्लास हाजिर है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इससे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी दीपावली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दीपावली के दिन जरूर लगाइएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दिवाली वाले दिन जरूर लगाइएगा और सभी को दिवाली जरूर विश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? जो राजा शशांक था, ठीक है, याद रखिएगा, राजा शशांक जिसने हर्षवर्धन जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो यहां पे कह रहा है मेरे भाई कि कान्यकुब्ज वंश का शासक था, जूनागढ़ का था, मगध का था, या फिर गौड़ वंश का शासक था। तो याद रखिएगा, जो शशांक था ये मेरे प्यारे साथियों गौड़ वंश का शासक था। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? यहां पे 4 हो जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी? सत्याग्रह की मांग क्या थी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। कह रहा है कि बेहतर गुणवत्ता वाले बीज मांग थी, यहां पे सिंचाई सुविधाओं में सुधार था, राजस्व संग्रह में छूट थी, या फिर एक स्वास्थ्य केंद्र था, या फिर एक स्वास्थ्य केंद्र था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया और इस सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी मांग थी राजस्व संग्रह में छूट। क्या मांग थी भाई? राजस्व संग्रह में छूट थी। याद रखिएगा, 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन भी किया था भाई। याद रखिएगा, अहमदाबाद अहमदाबाद आंदोलन भी किया था, जो कि मिल मजदूरों के लिए था। और पहली बार इन्होंने यहां पे क्या की थी? पहली बार इन्होंने, याद रखिएगा, भूख हड़ताल भी यहां पर की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1290 से लेके 1320, 1206 से लेके 1290, 1320 से लेके 1414, 1414 से लेके 1451। खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कब किया? तो मैंने आपको पहले ही सारे क्रम लिखा रखे हैं भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां पे गुलाम वंश के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर 1206 से लेकर 1290 आपका गुलाम वंश था। क्लियर है मेरे भाई? गुलाम वंश के बाद ही आपका कौन सा वंश आता है? तो मेरे भाई आपका खिलजी वंश आता है। याद रखिएगा, कौन सा वंश आता है? तो आपका खिलजी वंश आता है, जो कि आपका 1290 से लेकर 1320 तक यहां पे था। खिलजी वंश के बाद ही जो अगला वंश आपके सामने आता है वो तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश का टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं मेरे भाई, 1320 से लेकर 1414 तक यहां पे तुगलक वंश का टाइम पीरियड था। फिर यहां पे बात करें हम लोग सैयद वंश के बारे में, तो सैयद वंश का टाइम पीरियड कितना था? तो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का टाइम पीरियड था। फिर बात करेंगे हम लोग यहां पे लोधी वंश के बारे में, तो लोधी वंश का टाइम
पीरियड कितना था? 1451 से लेकर 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 तक। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपके सामने पूछा है खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश का यहां पर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड था वो 1290 से लेकर 1320 तक था, 1290 से लेकर 1320 तक था। भाई सेशन को लाइक शेयर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। रैपिड फायर क्वेश्चंस को करेंगे, धमाकेदार तरीके से करेंगे, सेशन को लाइक शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? बिपिन चंद्र पॉल की है, सुभाष चंद्र बोस की है, महात्मा गांधी की है, या फिर आपकी जवाहरलाल नेहरू की है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ये आत्मकथा मेरे भाई आपकी महात्मा गांधी की है। किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा आपके महात्मा गांधी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए भाई। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का दूसरा युद्ध था किनके बीच में लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और राणा सांगा के बीच में, अकबर और दुर्गावती के बीच में। तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था भाई? 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा पानीपत का जो बैटल हुआ था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए भाई। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की तो बात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और मौलाना शौकत अली। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किस संगठन द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने की थी मेरे भाई? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना यहां पर की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन होता है, राजस्व प्रशासन होता है, कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय होता है, आपराधिक न्याय और प्रणाली होती है, आपराधिक न्याय और प्रणाली होती है। तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का अर्थ क्या था? तो याद रखिएगा वो था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजस्व प्रणाली यहां पर थी। क्या थी भाई? आपकी राजस्व प्रणाली यहां पर थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए भाई। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है। भाई चालुक्य राजवंश ने वातापी पर शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है, केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो ये कहां पे स्थित है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में स्थित है। जो आपका वातापी है ये वर्तमान में कहां स्थित है? तो आपका कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है भाई? सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो बात करेंगे मेरे भाई सोरतुघई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगन। तो इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल आपका अफगानिस्तान में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखिएगा आपका सोरतुगई, जो आपका सोरतुगई है ये स्थल आपका अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए भाई। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि काकतीय निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश द्वारा कराया गया था? तो बात करेंगे पन्हाला किला, रायगढ़ किला, नीमराना किला और गोलकुंडा किला। तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई गोलकुंडा, गोलकुंडा मेरे भाई याद रखिएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा किले का निर्माण किसने कराया था? तो काकतीय वंश ने यहां पर कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए भाई। 11 क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? चोल, वाकटक, पश्चिमी गंगा और काकतीय। जो रानी रुद्रमा देवी है इनका संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा भाई इनका संबंध है काकतीय राजवंश से। किसका संबंध है भाई? याद रखिएगा काकतीय डायनेस्टी से है, यानी काकतीय राजवंश से इनका संबंध है। तो रानी रुमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो याद रखिएगा काकतीय राजवंश से था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, होयसल वंश ने, मगध ने, या फिर आपका गुप्त ने? 320 ईस्वी, याद रखिएगा ये बात ईस्वी की कर रहा है, यानी एडी की बात कर रहा है कि 320 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी के बीच में भारत पर किस राजवंश ने शासन किया? तो याद रखिएगा गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त वंश ने यहां पर शासन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? इनमें से कौन सा गुप्त शासक है जिसने लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर आपका रामगुप्त? तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपके सामने हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चंद्रगुप्त प्रथम यहां पे राइट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, 14वां क्वेश्चन। अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? ठीक है, बैटल ऑफ थानेश्वर, हल्दीघाटी का युद्ध, और या फिर तुकारोई का युद्ध, या फिर आपका पानीपत का दूसरा युद्ध? तो याद रखिएगा भाई, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनता था? तो आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि 1576 में लड़ा गया था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आई भाई, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? अकबर के साम्राज्य में जो सैन्य कमांडर होते थे उनको बेसिकली क्या कहते थे? दीवान, बख्शी, फौजदार, या फिर कोतवाल? दीवान कहते थे, बख्शी कहते थे, फौजदार कहते थे, या फिर इनको कोतवाल कहते थे? तो याद रखिएगा कि अकबर के साम्राज्य में जो सैन्य कमांडर होते थे उनको मेरे भाई क्या कहा जाता था? तो उनको फौजदार कहा जाता था। अकबर ने क्या किया? तो आप लोग याद रखिएगा 1564 में इसने जजिया टैक्स को बैन कर दिया। क्या किया मेरे भाई? इसने जजिया कर को क्या किया? जजिया कर को इसने बैन कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। और 1563 में आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था। इसने क्या किया था भाई? इसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था अकबर ने, है ना? याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे। अरे पेनवा गिर गया भाई। अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे, उसमें से एक का नाम था बीरबल। तो आपको बताना है जो बीरबल था उसके बचपन का नाम क्या था, यानी उसका मूल नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है। बीरबल, जो बीरबल था तो इसका मूल नाम क्या था भाई? इसका मूल नाम ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको क्या बताना है भाई? यहां पे कमेंट करके बताना है मेरे भाई। याद रखिएगा कि अकबर ने ही एक प्रथा शुरू की थी जिसका नाम है मनसबदारी प्रथा। तो इसको किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। इस प्रथा का नाम क्या? मनसबदारी प्रथा। क्या नाम है मेरे भाई? मनसबदारी प्रथा नाम है। क्लियर है भाई? क्या नाम है इस प्रथा का? तो याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा का नाम है, ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए भाई। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? विक्रमादित्य था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, या फिर आपका घटोत्कच था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको, भारत का। और साथ ही साथ में समुद्रगुप्त को कविराय की उपाधि भी मिली थी। किसकी? कविराय की उपाधि भी मिली थी। किसको? समुद्रगुप्त को मिली थी। याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग जानते हैं इसके समय पे चीनी यात्री आया था। इसके समय पे कौन आया था भाई? तो याद रखिएगा चीनी यात्री। और चीनी यात्री का क्या नाम था मेरे भाई? फाह्यान। चीनी यात्री का नाम क्या था? फाह्यान था। इसके समय पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। याद रखिएगा पहला व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। और अंतिम व्यक्ति था हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। टोटल लगभग अगर देखा जाए तो 16 कुल व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए भाई। 17वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों का विवरण है? तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई किसमें है? आपका यजुर्वेद में है। किसमें मेरे भाई? याद रखिएगा यजुर्वेद में। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन है। ठीक है, सामवेद आपका संगीत का जनक हो गया। अथर्ववेद आपका जादू टोना वाला हो गया, जिसमें जादू टोना वगैरह होता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसके बाद उसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथी मंजिल पे बिजली कड़कती है, गिरती है और वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक क्या कराता है? उसकी मरम्मत कराता है और एक 5वीं मंजिल का निर्माण कर देता है। इसके बाद भूकंप आता है और मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है और सिकंदर लोदी क्या करता है? बाद में उसकी पूरी तरीके से मरम्मत कराता है। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो निर्माण हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ भाई? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? फिरोज शाह तुगलक ही वो पहला व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लागू किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आया था भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लागू किया था, आप लोग जानते हैं। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया टैक्स लागू कर दिया, लेकिन बाद में दिल्ली की जनता ने विरोध किया और इसको वापस लेना पड़ा और फिर सिकंदर लोदी ने एक बार फिर से जजिया टैक्स को लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन की सांसें हैं, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन की सांसें हैं, यह नारा किसने दिया था? तो बात करेंगे भाई, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, अरविंदो घोष ने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था या फिर बिपिन चंद्र पॉल ने दिया था। आंसर बताइए सारे लोग मेरे प्यारे साथियों, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। और जबरदस्त क्लास है, बढ़िया क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसका रिवीजन भी कर सको। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? याद रखिएगा, अरविंदो घोष। क्या आंसर हो जाएगा भाई? अरविंदो घोष करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन की सांसें हैं, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने यहां पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया तो 14 जुलाई 1942, 23 जुलाई 1942, 8 अगस्त 1942 या फिर 24 सितंबर 1942 में। गांधी जी ने जो प्रसिद्ध भाषण दिया करो या मरो का, यह भाषण गांधी जी ने कब दिया? तो आप लोग जानते हैं गांधी जी ने मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और यह जो नारा दिया था यह 8 अगस्त 1942 को दिया था, करो या मरो। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ सकती थी, या तो आप करो या तो फिर आप मरो। ये गांधी जी द्वारा दिया गया नारा है और इसको कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय को नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है तो वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद। पंडित मदन मोहन मालवीय को नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है तो याद रखिएगा मेरे भाई, सत्यमेव जयते। किसका दिया जाता है? तो याद रखिएगा आपके सत्यमेव जयते को दिया जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो बात करेंगे हिक्की का बंगाल गजट या फिर द मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेरोल्ड या फिर आपका मराठा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? बताओ भाई साहब फटाफट जल्दी से, और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, हिक्की का बंगाल गजट। क्या आंसर हो जाएगा? हिक्की बंगाल गजट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिक्की का बंगाल गजट राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम दर्शाता है? तो बात करेंगे बृहद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त आता है भाई। अरे भाई सबसे पहले चंद्रगुप्त ही तो आया, चंद्रगुप्त के साथ आपका बिंदुसार आया,
बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आपका कौन बना अगला? अशोक बना। और सबसे लास्ट में जो शासक बनता है वो बृहद बनता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने? थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो याद रखिएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बात करेंगे एनी बेसेंट ने शुरू किया, महात्मा गांधी ने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, यह शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। किसने शुरू किया था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को शुरू किया था पूना में। ठीक है, 1916 में शुरू किया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए भाई। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां कह रहा है कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले वृक्ष की छाल पर लिखी जाती हैं। तो बात करेंगे बॉक्सवुड, या फिर आपका चिनार वृक्ष यहां पर हो जाएगा, सोनेबर, या फिर देवदार। तो बात हम लोग यहां पे करेंगे भाई, आपका एक सनोवर वृक्ष होता है। याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले सनोवर वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सनोवर वृक्ष यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो बात करेंगे धोंडो केशव कर्वे, यहां पे पुली थोवर, नानाजी देशमुख और तात्या टोपे। तो आंसर मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे आपके सामने हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, धोंडो केशव कर्वे। भाई थोड़ा सा स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है ना? सही है भाई, फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं आराम से, है ना? हाँ बिल्कुल आराम से फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे, ज्यादा स्पीड भी नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर और गुरु नानक। तो आप लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की डेथ 1708 में हो गई। इसके बाद सिखों के कोई गुरु नहीं बना, लेकिन याद रखिएगा, खालसा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? बंदा बहादुर था, जिसको मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? बंदा बहादुर राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए भाई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1932, 1931, 1933 और 1930 से। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 1932 में ही आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए भाई। 29 क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो भविष्य में खलीफाई क्षेत्र का हिस्सा बन गया। मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, मोहम्मद गौरी ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो 1711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो भविष्य में खलीफाई क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। उसका नाम क्या था मेरे भाई? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था भाई? मोहम्मद बिन कासिम नाम था उस व्यक्ति का। क्या नाम था मेरे भाई? तो मोहम्मद बिन कासिम विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? नानक, मीरा, रामदास या फिर रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जो प्रथम भक्ति आंदोलन है उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, रामानुजाचार्य द्वारा। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था प्रथम भक्ति आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए भाई। 31वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्के थे, पत्थरों के औजार थे, वस्त्र थे, या फिर मिट्टी के पात्र थे। तो माइक्रोलिथिक के बारे में आप लोग जानते हैं कि माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, आपके
स्टोन टूल्स थे, यानी पत्थरों के औजार थे। क्या थे भाई? आपके स्टोन टूल्स थे, यानी आपके पत्थरों के औजार थे। ठीक है, पत्थरों के क्या थे भाई? याद रखिएगा, औजार थे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को, अलीवर्दी खां को और मीर कासिम को। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। मीर जाफर ने धोखा दिया और मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों लोगों ने सिराजुद्दौला की तरफ से ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। और इसी के बाद मीर जाफर को क्या बना दिया गया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का पहला नवाब कौन था भाई? तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल की राजधानी ढाका से कहां ट्रांसफर की? मुर्शिदाबाद की। इसके बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है और वो अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर देता है? तो मुंगेर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? मीर जाफर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो याद रखिएगा, मीर जाफर विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों ने, याद रखिएगा क्या कह रहा है भाई? तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया था? अवध पर, नागपुर पर, सतारा पर और उदयपुर। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया? तो आप लोग जानते हैं अवध पर इसने कुशासन का आरोप लगाया था और कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़प लिया था। ठीक है, अवध पे ही इसने क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाया था और उसको हड़प लिया था। अवध का जो नवाब था कौन था? सादत खां था। और लास्ट नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, याद रखिएगा, जो लास्ट नवाब था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि तीसरा मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 1790 से लेके 1752, 96 से लेके 98, 92 से लेके 94 और 94 से लेके 96। तीसरा मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? जो तीसरा मैसूर युद्ध है भाई, वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो तीसरा मैसूर युद्ध आपका लड़ा गया था, याद रखिएगा, 1790 से लेकर 1792 के बीच में। तीसरा मैसूर युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, 1790 से लेकर 1792 के बीच में लड़ा गया था तीसरा मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र की राजधानी थी? तो दिल्ली साम्राज्य की थी, मौर्य साम्राज्य की थी, मुगल की थी और वाकटक थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, उदयन था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? तो याद रखिएगा, उदयन ने स्थापना की थी। उदयन ने स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य एम्परर, यानी ये मौर्य साम्राज्य की कैपिटल थी भाई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए भाई। 36 क्वेश्चन कह रहा है 1760 में वांडीवॉस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? फ्रेंच, स्पेन, मैसूर और कर्नाटक। आप लोग जानते हैं भाई, मैंने आपको पढ़ाया भी है वांडीवॉस का युद्ध। तो 1760 में वांडीवॉस की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो याद रखिएगा, यह लड़ाई लड़ी थी मेरे भाई फ्रेंच के खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, वांडीवॉस की लड़ाई फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ी थी। वांडीवॉस की अंग्रेजों ने लड़ी थी इनके खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में यह लड़ी गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। 37 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1560 में, 1539 में, 1545 में और 1535 में। चौसा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध दो लोगों के बीच में लड़ा गया। एक मेरे भाई कौन था? शेर शाह सूरी था। एक कौन था मेरे भाई? शेर शाह सूरी। और दूसरा कौन था आपका? हुमायूं। एक था आपका शेर शाह सूरी और दूसरा कौन सा था? तो याद रखिएगा, आपका हुमायूं था। एक शेर शाह सूरी था और दूसरा कौन था? आपका हुमायूं था। और यह युद्ध 1539 में लड़ा गया। याद रखिएगा, 1540 में बिलग्राम, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिलग्राम। बिलग्राम, या जिसे हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। यह भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? अंतिम शासक कौन था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा भाई?
तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर नासिर उद्दीन महमूद कौन था, नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, नासिर उद्दीन महमूद था। क्या नाम था मेरे भाई, तो याद रखिएगा नासिर उद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। 39 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, महात्मा गांधी। क्या नाम था मेरे भाई, महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। किसने भाई, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल पुस्तक की रचना की थी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी ने ही आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक की रचना रची थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41, काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, 1919, 1909, 1932 और 1935। काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था भाई, तो 1925 में आपका काकोरी षड्यंत्र कांड यहां पर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए भाई। क्या कह रहा है, गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपाल था, बंगाल का, राजस्थान, कश्मीर का, पंजाब का। गियासुद्दीन जो तुगलक था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहां का राज्यपाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राज्यपाल मेरे भाई पंजाब का था। कहां का राज्यपाल था, तो ये पंजाब का राज्यपाल था। क्लियर है भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि साल बाई की संधि पर हत्याक्षर किए गए थे, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ, जून 1782, मई 1782, अप्रैल 1782, अगस्त 1782। डेट एक ही है, बस आपको मंथ देखना है यहां पे कि साल बाई की संधि पर हत्याक्षर किए गए थे, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो मई 1782 में सिग्नेचर किए गए थे। ठीक है, मई 1782। क्वेश्चन नंबर 44 पर आइए भाई कि अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। तो यहां पे अशोक के शासनकाल का पूछा गया ना, तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तीसरी हुई थी, और कहां पे हुई थी भाई, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वैशाली में, पहली राजगृह में और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। क्लियर है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 45वां कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंडा यानी भटिंडा पर हमला किया, जो एक राजनीतिक बिंदु था, हेमचंद्र विक्रमादित्य पर, राणा कुंभा पर, महाराणा प्रताप पर या पृथ्वीराज चौहान पर। तो 1191 में तबर हिंडा यानी भटिंडा पर हमला किया, जो एक राजनीतिक बिंदु था, तो किस पे हमला किया था, तो पृथ्वीराज चौहान पर किया था। किस पे किया था भाई, तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान पर किया था 1191 में, जिसको हम तराइन का युद्ध भी बोलते हैं। और इस तराइन के युद्ध में आप लोगों को पता होगा, पहले पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, बाद में छल कपट से यानी जयचंद गौरी के साथ मिल गया था और उसके बाद चौहान को हरा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यहां पे कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा, 5, 8, 6 और 7। भाई साहब, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक राजा बनने के कितने वर्ष बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, राजा बनने के कितने वर्षों बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो याद रखिएगा मेरे भाई 8 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद कलिंग युद्ध लड़ा था, तो याद रखिएगा 8 वर्षों बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, 8 वर्षों बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए भाई। कह रहा है कि गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी, तो मेरे भाई याद रखिएगा आपके बलबन ने की थी। किसने की थी, आपके बलबन ने की थी दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए भाई।
48वां क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, या फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था? महाराजा धीराज कह रहा है यहां पे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो अलेक्जेंडर, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो बात करेंगे हम लोग यहां पे महमूद गजनी के साथ। किसके साथ आया था भाई? तो महमूद गजनी के साथ यहां पर आया था। किसके साथ आया था भाई? तो महमूद गजनी के साथ यहां पर यह आया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां भाई, 50वां प्रश्न आपके सामने आ गया है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था? तो आपसे पूछा रानी पद्मावती रेजिमेंट, डिड्डा की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, या फिर रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, या फिर रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट। आंसर बताओ यहां पर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बता देंगे, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मेरे भाई याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ठीक है, यानी झांसी की रानी रेजिमेंट यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, झांसी की रानी रेजिमेंट यहां पर राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, 91वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की? इनमें से किस व्यक्ति ने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की? तो बात करेंगे अशोक ने, अमोदवर्ष ने, कृष्ण प्रथम ने, या फिर दंती दुर्ग ने। इनमें से किसने राष्ट्रकूट राज्यवंश की स्थापना की? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसने की मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग जानते हैं सर, दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दंती दुर्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 45, 45, 42, 47, 46। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मेरे भाई याद रखिएगा 1947 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1947 में इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, नूरजहां ने और शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, अकबर ने करवाया था, और फतेहपुर सीकरी को ही इसने अपनी कैपिटल भी बनाई थी। किसने? अकबर ने बनाई थी। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 54, क्या कह रहा है भाई साहब? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हरिपुरा 1938, बेंगलुरु 1924, कलकत्ता 1906, लाहौर 1929। लाहौर 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो मेरे भाई याद रखिएगा लाहौर 1929 में पारित हुआ। कब पारित हुआ भाई? तो याद रखिएगा लाहौर 1929 में यह पारित हुआ था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पर आइए। 55वां क्वेश्चन, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा का स्थल कौन सा था? यानी बिना दुर्ग वाला। यहां पे जो क्वेश्चंस कह रहा है बिना दुर्ग या बिना गढ़ वाला हड़प्पा का एकमात्र स्थल कौन सा था? तो बात करेंगे लोथल, रोपड़, चनहुदाड़ो या फिर आलमगीर। तो एकमात्र जो ग्रामीण स्थल था उसका नाम ही क्या था? चनहुदाड़ो। एकमात्र ग्रामीण स्थल था उसका नाम ही क्या था भाई? याद रखिएगा चनहुदाड़ो इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 56 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से लेकर 1526 तक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है? 1206 से लेकर 1526 तक, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना भाई, सी राइट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पर आइए। क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? यानी पहली और अंतिम महिला शासक का नाम यहां पर पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं सर, रजिया सुल्तान। क्या आंसर हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं सर, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपके तमिलनाडु में किया था। कहां पे किया था? तो आपके तमिलनाडु में। तो किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया? तो आपके तमिलनाडु राज्य में यहां पर किया गया। बात समझ में आ गई भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 59।
59वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो याद रखिएगा 1944 में। कब मेरे भाई, तो याद रखिएगा 1944 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां कह रहा है कि मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। मुगल बादशाह आलमगीर ने उपाधि धारण की, तो याद रखिएगा किसकी उपाधि धारण की थी, तो मेरे भाई औरंगजेब की। किसकी उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किसने की थी भाई, औरंगजेब ने यहां पे उपाधि धारण की। मेरे भाई मैं आपको यहां पे इसी पीडीएफ में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ठीक है, जो आप लोग यहां पर बनाएंगे, इनके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है, जो आप लोग अपने आप बनाएंगे। यहां पे एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, और वो जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आप सभी के लिए 899 रुपए में पूरा एक साल के लिए यहां पर सुपर पास लाइव आ चुका है। याद रखिएगा इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल बिहार एग्जाम। ऑल बिहार एग्जाम मेरे भाई, अगर आप किसी की प्रिपरेशन करते हैं, ऑल बिहार एग्जाम आपको यहां पर मिलेंगे। ऑल बिहार एग्जाम्स, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कौन कौन से एग्जाम, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे नंबर फर्स्ट में मेरे भाई आपको बिहार पुलिस का मिल जाएगा, बिहार पुलिस, ठीक है, आपको बिहार पुलिस यहां पर मिल जाएगा। बिहार पुलिस में आपका एसआई, कांस्टेबल, मध्य निषेध, ठीक है, ये सारे एग्जाम, और ड्राइवर, और आपका ड्राइवर, ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। पूरी बात सुन लेना ध्यान से। इसके बाद आपको एसएससी, बिहार एसएससी के सारे एग्जाम आपको मिल जाएंगे। बिहार एसएससी के सारे एग्जाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कार्यालय परिचारी हो गया। मतलब ऑल एग्जाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सुपर पास लाइव 899 रुपए में। सबसे अच्छी इसकी खास बात क्या है, सबसे इसकी जो खास बात है मेरे भाई, आप लोग जानते हैं क्या है कि इसमें मेरे भाई आपका नो ऑटो पे है। मतलब अब आपका ऑटो पे नहीं होगा, याद रखिएगा। इसको भाई साहब रिक्वेस्ट करके हमने हटवा दिया है, ठीक है। अगर आप एक साल का लेते हैं तो हमने ये रिक्वेस्ट करके इसको हटवा दिया है कि प्लीज ऑटो पे मत कीजिएगा। तो ऑटो पे आपका नहीं लगेगा, और कूपन कोड बाहुबली लगा के ही आपको यह बैच मिलेगा। जब आप कूपन कोड बाहुबली लगाएंगे तभी आपको यह बैच यहां पर मिलेगा। और 899 पूरा एक साल के लिए, पूरा एक साल के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। और अगर मेरे प्यारे साथियों आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो मेरे भाई ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, याद रखिएगा 9456954476, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे बात कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए, ऐसा ना हो कि फिर ये ऑफर निकल जाए, फिर प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी लोएस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, और इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ दूंगा भाई, आपको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ दूंगा, डेली पीडीएफ टारगेट वाले चैनल पे भी जोड़ दूंगा। साथ ही साथ में कोई भी दिक्कत समस्या आती तो फिर मैं आपके लिए यहां पे खड़ा हूं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं भाई, याद रखिएगा, कॉल और व्हाट्सएप यहां पे इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पे अपना नाम और एग्जाम नेम लिख के जरूर भेजेंगे, ठीक है। बस इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथियों, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और कोई दिक्कत समस्या आती तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 महीने के लेना है, तो भाई 3 महीने में देखो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपको फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एग्जाम में अभी समय है, काफी समय है, तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना होगा, ठीक। तो सबसे बेस्ट है, आपको एक साल के लिए मिल जाएगा। आराम से पढ़ो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार, जितनी मर्जी आए उतनी बार देखो, मॉक टेस्ट लगाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको टेलीग्राम चैनल ना मिले इस नंबर पे कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।